हेलो एवरीवन, यह DPP 11 है और इसमें अगेन 10 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व की जानी है, जो दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले शुरुआत फिजिक्स से की जाए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो इसके जो आंसर हैं वो होते हैं PE cos θ1 माइनस में cos θ2। इसको प्रूफ भी किया गया था और जो लोग भी क्लास किए हैं वो निश्चित रूप से इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है जब यह समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर हो। तो इसके लिए भी फॉर्मूला जो डेवलप करी गई थी वो था U बराबर माइनस PE cos थीटा। सो ये आंसर सही हो गया। अब अगला जो सवाल है वो है, द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर संतुलन, जिसको अस्थायी संतुलन भी कहते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाया गया है, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप वर्क डन के फॉर्मूला लगाए, अगर वर्क डन का फॉर्मूला लगाए तो यदि मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 1 मिनट, अब आई थिंक आपको विजिबल होगा। देखिए, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 क्या दिए हुए है, यहाँ देखिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री डाल देते हैं, θ2 90 डिग्री। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो गया PE cos 0 डिग्री 1 माइनस cos 90 डिग्री क्या होता है 0। सो आंसर इज PE इंटू 1। तो आंसर हो गया आपका PE, जो क्या है ऑप्शन नंबर ए। तो ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन्ड है ये वाला, बस उसी का यूज कर लिया गया है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो x अक्ष पर पूछ रहा है, तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r²। तो याद होगा आपको, ये जस्ट डिस्कस की गई थी, मैं एक बार और रिकैप करा दूं। x एक्सिस पर बोले तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r², और अगर y एक्सिस पर बोले तो उसके लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। और याद है आपको, अगर एट एनी पॉइंट पर कह दे EXY के लिए, तो इसके लिए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1/r²। ये सब आपको बताया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अंततः किस रूप में संग्रहित रहता है, किस रूप में संग्रहित रहता है। तो जिसका मान निकाले थे हम लोग, और वो क्या था, स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होती है। तो ध्यान रहे, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम तब होगी जब थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री, जिसको अस्थायी संतुलन की स्थिति भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए, वो है, द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र 180 डिग्री से 0 डिग्री तक घुमाने में बाह्य एजेंट द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बस फॉर्मूला लगाना है और कोई बात नहीं है। बहुत लोग इसका आंसर याद कर लेते हैं, बट मैं रटवाने वालों में से नहीं हूँ, और न खुद रटता हूँ न किसी को रटने के लिए सजेस्ट करता हूँ, तो मैं बना देता हूँ। तो W इज इक्वल टू PE cos θ1। ध्यान दीजिए, θ1 क्या है 180 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री डालेंगे, माइनस में cos θ2, तो θ2 क्या है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेनी है। PE cos 180 डिग्री होता है -1, फिर माइनस cos 0 का मान 1, तो ये आपका आ गया PE इंटू -2। सो आंसर इज -2PE। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होती है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। ये इसमें ये कह दिया गया है कि जो
विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। ये किस हद तक सत्य है? तो इसके लिए काम करते हैं, हम लोग एक फोटो ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे याद होगा आपको कि एक यहाँ पे माइनस क्यू था, देखिए माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, और इस तरीके से मिड पॉइंट। अब मैं आगे के लिए जो है बढ़ता हूँ, और याद होगा आपको कि यहाँ पर एक पॉइंट P माने थे, इधर जो था वो था वेक्टर E प्लस, इधर था वेक्टर E माइनस, और जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था प्लस के तरफ, ये वेक्टर E। तो इसकी डायरेक्शन, और आपको पता है, आपको ये बात पता है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी जो दिशा है वो होती है माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो यहाँ माइनस से प्लस अगर विद्युत द्विध्रुव की तरफ देखें तो यहाँ से यहाँ ये माइनस है, ध्यान से देखिएगा मैं सर्कल कर रहा हूँ, माइनस और ये प्लस, तो माइनस से प्लस होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो अगर आप देखें तो वेक्टर P भी दाएं तरफ जा रहा है ऐसे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दाएं तरफ जा रही है। इसका मतलब दोनों की दिशाएं क्या है? सेम है। इसका मतलब ये कथन सत्य हुआ, यही बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। तो एकदम सही है, वेक्टर P जिस दिशा में है उसी दिशा में वेक्टर E है, तो ये सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो अधिकतम होगी वो कब होगी? तो वो अधिकतम होगी थीटा बराबर 180 डिग्री पर, थीटा बराबर 180 डिग्री पर। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि u बराबर होता है माइनस PE कॉस थीटा। तो सबसे पहले अगर हमें u का मान मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए हमें इसका मान मैक्सिमम चाहिए होगा, और इसका मैक्सिमम मान तब होगा जब ये माइनस हट के और ये प्लस बन जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? कॉस थीटा का मान -1 डालना होगा, ताकि ये माइनस से ये वाला माइनस कट सके। और आपको पता है कि कॉस थीटा जो है वो -1 कब होता है? जब थीटा का मान होता है 180 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण P और दूरी r पर अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यदि E है, तो यदि r दोगुनी हो जाए तो E कितना गुना हो जाए? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, तो समझाना मेरे लिए बहुत अधिक नहीं होगा, मतलब बहुत अधिक कठिन नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं देखते ही इसका आंसर मार सकता हूँ, वो है ऑप्शन नंबर सी। वो कैसे हुआ? तो देखिए, हमें पता है कि E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 2p बटा में r³। लेकिन हमसे ये कहा गया कि r जो है, r इसको 2 गुना कर दो भाई। तो ये r जो है इसके जगह पर लिखना है 2r, और जैसे ही 2r लिखिएगा तो आपको r³ की जगह 2r का क्यूब करना होगा, और 2r का क्यूब हो जाता है 8r³। अब ये 8 जो है ये है तो नीचे ही, तो न्यू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें होगा 1/4πε0 2p, अब बटा में नीचे 8r³। तो ये जो 8 आ गया ना, इसलिए बटा में यहाँ 8 आया है, ठीक है। इसको और आराम से मैं बताऊंगा, फिलहाल आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन, आई थिंक इसके सीरीज ऊपर नीचे हो गए हैं, मैं एक बार ठीक से देख लूँ। 7, 8, 9, 10 और नहीं, मुझे लगता है कि 1 और 2 जो है इसमें ऐड करना छूट गया। खैर कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चन है वो क्या है? फ्रैंकल दोष। क्या है क्वेश्चन? फ्रैंकल दोष मुख्य रूप से किन क्रिस्टलों में पाया जाता है? तो किन क्रिस्टलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आयनिक क्रिस्टलों में, जहां आयन आकार में बहुत भिन्न होते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखिए। अच्छा ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। एफ सेंटर किस प्रकार के दोष के कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है धातु अधिकता दोष। हमेशा याद रखिएगा, धातु अधिकता दोष आप पढ़े हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जब धातु जो है, धातु आयन, जैसे मेटल है ये और अधातु आयन इंसुलेटर वाला, तो ये जब चला जाएगा तो चले जाने के कारण यहाँ पर खाली स्थान बन जाता है यहाँ, और ये जो खाली स्थान बनता है, इसी खाली स्थान को कहा जाता है एफ सेंटर। क्या कहा जाता है? एफ सेंटर। ये बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये धातु अधिकता दोष में होता है। परफेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है, बैंड सिद्धांत के अनुसार
चालक में वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच क्या होता है? अंतराल के बारे में बात की जा रही है। तो क्या कोई ऊर्जा अंतराल होता है? तो नहीं, कोई ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक में बैंड गैप की ऊर्जा कितनी होती है? देखिए, बैंड गैप कुछ और नहीं, ये जो बैंड गैप है ना, इसी को फॉरबिडन गैप भी कहा जाता है। ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? फॉरबिडन गैप। तो आपको पता है कि जो अर्धचालक है ये अचालक से तो बेहतर होता है, और अचालक से बेहतर होने का मतलब कि जीरो तो नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जीरो से ज़्यादा होगा। लेकिन चालक से कम भी तो होता है, तो जीरो से ज़्यादा होगा लेकिन एक सर्टेन अमाउंट से कम होगा। तो लॉजिक से भी आप समझ रहे होंगे कि जीरो से ज़्यादा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है इंसुलेटर की विशेषता क्या है बैंड सिद्धांत के अनुसार? देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि जो भी पढ़िए हिंदी में उसका अंग्रेजी जो है जरूर याद रखिए। अब देखिए यहाँ इंसुलेटर, इसका हिंदी जो यहाँ इंसुलेटर लिख दिया, क्या इंसुलेटर लिखना चाहिए था इसको? यहाँ लिखना चाहिए था अचालक। यहाँ क्या लिखना चाहिए था? अचालक, लेकिन दिया नहीं है, इसलिए आपको तैयार रहना है। प्रत्येक हिंदी टर्म का अंग्रेजी क्या होता है ये समझ लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, इंसुलेटर की विशेषता क्या है बैंड सिद्धांत के अनुसार? तो इंसुलेटर की विशेषता क्या है? इंसुलेटर मतलब अर्धचालक, तो इसका जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये होगा बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल में सतह दोष सरफेस डिफेक्ट्स का उदाहरण कौन सा है? सतह दोष बोल रहा है, ठीक है ना। तो खैर ये आपके कोर्स में तो था नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। ग्रेन बाउंड्री या ट्विन बाउंड्री, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, धातु अधिकता दोष के कारण क्रिस्टल का रंग क्यों बदल जाता है? जैसे ZnO पीला हो जाता है, ZnO पीला हो जाता है, तो ये F केंद्र के कारण भी होता है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है। किसके कारण? F केंद्र के कारण भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उस हिसाब से तो हमें इसका आंसर क्या मारना चाहिए? सी, A एंड B बोथ। तो मैं ऊपर से इन दोनों को हटा देता हूँ, तो ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, बैंड सिद्धांत में जब ताप बढ़ता है तो अर्धचालक में चालकता क्यों बढ़ती है? ताप बढ़ने पर चालक, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाता है। आपको याद होगा, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ताप जब बढ़ाइएगा तो ताप कैसे बढ़ाइएगा? जब आप हीट दीजिएगा। क्या दीजिएगा? हीट। और जब हीट देना है आपको, जब हीट को आप दीजिएगा तो फिर वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, ध्यान दीजिएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में जंप करके जाने लगेंगे, तो ज़्यादा जाने लगेगा, इसलिए चालकता बढ़ जाती है। तो देखिए इसी से मिलता जुलता जो विकल्प होगा उसमें सही लगा देने हैं। वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये आपके सवाल रहे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड थे।